नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद में बिहार एसआईआर पर जारी गतिरोध के बीच अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 सहित 3 विधेयक और राज्यसभा में गोवा अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा सूचीबद्ध। बिहार के सीतामढ़ी में बनेगा माता सीता की जन्मस्थली पर भव्य जानकी मंदिर। गृह मंत्री अमित शाह पुनारा धाम में करेंगे भूमि पूजन। उत्तराखंड के धराली में बचाव अभियान जारी। MI-17 और चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। सीएम के सड़क मार्ग, संचार और बिजली बहाली के निर्देश। फ्रांस के जंगलों में भीषण आग से 16,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र प्रभावित। कई घर तबाह, लोगों की बढ़ी मुश्किलें। चेन्नई ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अर्जुन एरिगैसी ने जीत के साथ की शुरुआत। अमेरिका के एवॉन्डर लियांग को दी मात, वहीं विदित गुजराती ने खेला ड्रॉ। आइए सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र के बचे हुए भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य देंगे। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इन विधेयकों को पारित करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। साथ ही भारतीय पत्तन विधेयक 2025 भी विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। आज गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज का दिन है। कई सदस्य प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से मिले संदेश की जानकारी भी दी जाएगी। साथ ही आज सदन में नियम 377 के अधीन मामले भी उठाए जा सकते हैं। इसके अलावा आज कई संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। राज्यसभा में आज 268वें सत्र के शेष भाग के बारे में जानकारी दी जाएगी। विधायी कार्यों की बात की जाए तो गोवा के लिए अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा कई सदस्य निजी विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, कमलेश पासवान और भागीरथ चौधरी अलग अलग मुद्दों पर वक्तव्य दे सकते हैं। साथ ही सदन में आज कई संसदीय समितियों की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी जाएगी और प्रश्नकाल में अहम प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध किए गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है और लोकसभा की अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 18वीं लोकसभा के इस 5वें सत्र के बचे हुए भाग को लेकर कार्य के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 आज लोकसभा के लिए विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध हैं। हालांकि देखना होगा कि विपक्ष की रणनीति आज भी किस तरह से काम करती है। सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित होने दिया जाता है या फिर पिछले 14 दिनों से जिस तरह से लगातार हम सदन की कार्रवाई के दौरान अवरोध देख रहे हैं, आज भी विपक्ष अपनी उसी रणनीति के तहत सदन में हंगामा करता हुआ नजर आता है। कई सारे विषय लेकर सदन में विपक्ष पहुंचा
और हंगामा करता हुआ नजर आया। हालांकि कहीं न कहीं जनता के सामने विपक्ष का चेहरा भी है, जो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित नहीं होने दिया जा रहा है। तो आज भी कई विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का आज 15वां दिन है। भारतीय पत्तन विधेयक 2025 को भी विचार और पारित किए जाने के लिए आज सूचीबद्ध किया गया है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे और आज प्राइवेट मेंबर्स बिल का भी दिन होता है, शुक्रवार का। तो अगर सदन की कार्रवाई चलती है तो गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज को भी सदन में लिया जाएगा। इस कार्रवाई को भी देखा जा सकता है। लोकसभा में आज तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से जो संदेश मिला है उसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन ये जो सभी विधायी कामकाज सूचीबद्ध किए गए हैं पूरी तरह से निर्भर करेगा कि विपक्ष कितना सहयोग करता है सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित होने देने में। पिछले 14 दिनों से लगातार जिस तरह से अवरोध हम देख रहे हैं, विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के एजेंडे में हंगामा शामिल है। हालांकि एसआईआर को लेकर के लगातार विपक्ष मांग कर रहा है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही। और वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आज बिहार दौरा है। अमित शाह दरभंगा जिला होते हुए सीतामढ़ी जाएंगे। इस दौरान वो सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमि पूजन करेंगे। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। दरअसल सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में मां सीता की जन्मस्थली पर एक भव्य जानकी मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। ये निर्णय धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार ने इसके पुनर्विकास के लिए श्री जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम मंदिर न्यास समिति के गठन की भी घोषणा की है, जो इस परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेगी। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतामढ़ी दिल्ली अमृत भारत ट्रेन को भी स्वीकृति दे दी है, जिसका आज शुभारंभ होगा। सरकार की इस पहल का संत समाज भी स्वागत कर रहे हैं। इस मंदिर का निर्माण 67 एकड़ भूमि पर 882.87 करोड़ रुपए की लागत से होगा, जिसमें केवल मुख्य मंदिर भवन पर 137.34 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंदिर निर्माण में 31 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरयू का जल और 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी का उपयोग होगा। वहीं तिरुपति बालाजी की तर्ज पर 50,000 लड्डू प्रसाद के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें दक्षिण भारत के कारीगर बनाएंगे। वहीं मंदिर का निर्माण 42 सप्ताह 11 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्घाटन अगले वर्ष सावन में संभव है। तो हमारे भारत सरकार के अमित शाह गृह मंत्रालय से आ रहे हैं, सीतामढ़ी को विश्व पर्यटक से जोड़ने का जो काम किए हैं हमारे गृह मंत्रालय बिहार सरकार से नीतीश कुमार जी, इनके लिए हम इन दोनों को कोटि प्रणाम और साधुवाद भी देते हैं। और यही कहते हैं कि हमारे देश और विश्व को विकास के लिए धर्म और संस्कृति को जोड़ना होगा। जब तक हमारे धर्म और संस्कृति नहीं जुड़ेगा, जब तक हमारे देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और नीतीश कुमार ने मिलकर के ये हमारे पुराने संस्कृति सभ्यता को जीवित कर रहे हैं। इनके लिए हम उन सबको आभार प्रकट करते हैं। आज मिथिलावासी धन धन हो रहे हैं, जो धन भाग ये मिथिला, जहाँ पे प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे थे, माता जानकी जन्म लिए, वैसी पावन भूमि पे आज उनका जन उद्धार का काम हो रहा है। उत्तराखंड के धराली इलाके में आज सुबह 75 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कल लगभग 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य ने कहा कि अभी तक केवल एक शव बरामद हुआ है, जबकि 49 लोग लापता हैं। पिछले दिनों धराली में बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए सैलाब ने तबाही मचाई थी। कई घर ध्वस्त हो गए और इस दौरान
सैकड़ों लोग इस इलाके में फंसे थे। फिलहाल युद्ध स्तर पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 367 लोगों को निकाला जा चुका है। उत्तराखंड में मौसम साफ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन ने रफ्तार पकड़ी है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से प्रभावित इलाकों में मदद पहुंचाई जा रही है। भारी मशीनरी और रसद सामग्री वहां भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के चिनूक और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। इनकी मदद से 112 लोगों को एयरलिफ्ट कर देहरादून पहुंचाया गया। 5 अगस्त को आई प्राकृतिक आपदा के बाद से धराली इलाके में अभी भी कुछ लोगों के लापता होने की आशंकाएं हैं। उत्तराखंड पुलिस ने बताया है कि आपदा स्थल पर पुलिस, SDRF, NDRF, ITBP, सेना, फायर और राजस्व की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों को सुबह से हेली के माध्यम से ITBP मातुली पहुंचाने का सिलसिला निरंतर जारी है। भारतीय वायुसेना के विमानों ने NDRF, SDRF और भारतीय सेना के 130 जवानों को तैनात किया है। आज SDRF की ड्रोन विशेषज्ञ टीम द्वारा जनपद उत्तरकाशी के हर्षिल क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से हवाई निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त SDRF द्वारा धराली के आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी ड्रोन से हवाई सर्वेक्षण किया गया। ये सर्वेक्षण उन दुर्गम क्षेत्रों में किया गया जहां भूस्खलन और मलबा आने के कारण जमीनी पहुंच अत्यंत कठिन है। प्रभावित क्षेत्र में किसी व्यक्ति के फंसे होने या लापता व्यक्तियों की मौजूदगी की संभावना के दृष्टिगत SDRF की टीम ने ड्रोन कैमरों की सहायता से क्षेत्र की सर्चिंग की। साथ ही लगभग 20 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से पहुंचाई गई। तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। IAF के विमान से AN-32 के माध्यम से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राहत कार्य में वायुसेना जुटी हुई है। कल तक की अगर बात करें तो 400 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। SDRF, NDRF, ITBP के जवान, समस्त जवान लोगों को बाहर सुरक्षित निकालने में लगे हुए हैं। 20 टन से ज़्यादा राहत सामग्री हवाई मार्ग के माध्यम से पहुंचाई गई है। उत्तरकाशी के DM ने बताया है कि अभी भी 49 लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है और उसी आधार पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। चिनूक और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। C-295 भी तैनात किया गया है जिसके माध्यम से ऑपरेशन किया जा रहा है। राहत बचाव कार्य चल रहा है। तो उत्तराखंड में जिस तरह से प्राकृतिक आपदा का सामना लोगों को करना पड़ा, उसके बाद से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत और बचाव कार्य को चलाने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली और हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इसे लेकर राहत और बचाव अभियान जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की। CM ने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा कर जानकारी भी दी। उन्होंने लिखा कि उत्तरकाशी में आज सुबह से धराली में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की गई। हेली सेवा, Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की मदद से सुबह से ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाकर लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। इस दौरान अधिकारियों से सड़क, संचार और बिजली की बहाली के साथ साथ खाद्यान्न आपूर्ति पर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हम शीघ्र से शीघ्र सभी प्रभावितों को सुरक्षित निकालने और सामान्य जनजीवन को बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तरकाशी से धराली तक का रास्ता खोलने का काम तेजी के साथ जारी है। बार बार होने वाले लैंडस्लाइड के कारण मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन BRO लगातार काम में जुटा हुआ है ताकि रोड कनेक्टिविटी को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी से जब आप भटवाड़ी की तरफ जाएंगे तो इस तरह के लैंडस्लाइड आपको देखने को मिल रहे हैं। ये लाइव आप देखें कि लैंडस्लाइड है और इस तरीके के अलग अलग जगह पर उत्तराखंड में अलग अलग जगह पर खासतौर से उत्तरकाशी से जो धराली के बीच का जो रास्ता है वहाँ पर आपको कई तरह के इस तरह के जो लैंडस्लाइड हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से जो रास्ता है वो भी रुक जाता है
और आप देखें कि पीछे आपको बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो आपको दिखाई देंगे। और ये रोड किस तरीके से कटा है वो हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे कि ये देखिए भागीरथी नदी बह रही है और नदी के साथ साथ अगर आप देखें कि जो रोड है मलबे ने किस तरीके से उसको बुरी तरीके से जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बर्बाद कर दिया है। हमारे कैमरामैन सुनील आपको दिखाएंगे। ये देखें कि नदी के किनारे जो पूरी की पूरी जो रोड है आप देखें यहाँ से पिलर और ये तमाम जो रोड है वो डैमेज हो गई है। और अभी थोड़ी देर पहले ही लैंडस्लाइड हुआ है और ये जो मलबा है वो आके नीचे गिरा है। और लगातार जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो लगातार रोड कनेक्टिविटी को बहाल करने में लगा हुआ है। बीच बीच में कुछ समय के लिए जो रोड है उसको सही किया जाता है, लेकिन उसके बाद इस तरह का जो मलबा है वो समय समय पर आ जाता है, जिसकी वजह से आप ये देखें कि सैकड़ों की संख्या में जो वाहनों की कतार है, जो खास तौर से जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाने वाले जो टीम है, जवान हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं वो बीच में रुक जाते हैं। इस तरह की परेशानियां इस इलाके में बनी हुई हैं। कैमरामैन सुनील के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, बटवारी। उत्तराखंड के हर्षिल धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भटवाड़ी ब्लॉक के क्या गांव के 56 परिवारों के मकानों में दरारें आ गई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे धंसने से गांव में जमीन खिसक रही है, जिससे घरों की दीवारों और नींव में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इस बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सहित सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। आपदा में प्रभावित लोगों से हमारे संवाददाता दिग्विजय सिंह बिष्ट ने खास बातचीत की है। धराली में आई आपदा के बाद आज तीसरा दिन है हम लोग क्षेत्र में। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है। और अभी तक जो राजमार्ग हैं वो पूरे बन नहीं पाए हैं और गंगनानी पास पुल तैयार हो रहा है, तो इसे लेकर क्षेत्र में जैसे आप लोग गए हैं वहाँ उस तरफ का माहौल आपने देखा, किस तरह? ये धराली में जो आपदा आई है, और धराली हमारा ऐसा पॉइंट है कि गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है। पूरे देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, रुकते हैं। और अर्थव्यवस्था की भी वहां पर जो है उन लोगों ने जो होटल बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे होटल थे, जो मुझे लगता है कि बहुत पूरा बाढ़ में समा गए। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो युवा थे, वो युवा भी जो है हमारे कुछ जो है मिस है वहां पर। नोट हुए हैं होर्डिंग के 5 केसेस, सब स्टैंडर्ड के 24 केसेस, डाइवर्जन के 41 केसेस, इस तरीके से ब्लैक मार्केटिंग के हुए हैं। और इसमें जो एक्शन हुआ है, नंबर ऑफ लाइसेंस कैंसिल्ड एंड सस्पेंडेड ब्लैक मार्केटिंग में 2695, होर्डिंग में 62, सब स्टैंडर्ड में 106, डाइवर्जन में 294, टोटल 3157 केसेस पर लाइसेंस कैंसिल हुए हैं या सस्पेंड हुए हैं। शो कॉज नोटिस जो है वो ब्लैक मार्केटिंग पर 2811, होर्डिंग पर 391, सब स्टैंडर्ड पर 1351, डाइवर्जन पर 1442 और टोटल शो कॉज नोटिस 5995 यानी 6000 के आसपास हुआ है। इस तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो 1,58,128 इंस्पेक्शन हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, हमारी कोशिश है कि हम स्मगलिंग को, डाइवर्जन को, सब स्टैंडर्ड को और होर्डिंग को बखूबी रोकें और इस काम में उत्तर प्रदेश सरकार बहुत तत्परता से काम कर रही है। सरकार की भविष्य में योजना है कि किसानों की सब्सिडी डायरेक्ट उनके खातों में दी जाए। सब्सिडी लाखों करोड़ रुपए हम खाद के माध्यम से देते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं देते हैं और ऐसा कोई विचार भी नहीं। श्रीमती हरसिमरत कौर जी सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि लगातार पंजाब में हर एक सीजन में डीएपी की इतनी बड़ी शॉर्टेज भी आती है और
ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है कि एक डीएपी के बैग के लिए जो 1350 रुपए का होना पड़ता है, तो उनको ज़बरदस्ती 3000 तक का दूसरा सामान भी खरीदवाया जाता है जो डीएपी चाहिए। तो माननीय मंत्री जी बताएंगे कि पिछले 3 साल से 5.5 लाख मेट्रिक टन जो एलोकेशन है पंजाब की, वो कितना उसके अगेंस्ट एलोकेट किया है केंद्र ने, और जो शॉर्टेज रही है उसकी भरपाई के लिए क्या किया है। और इसी के साथ मेरा सवाल जुड़ा है कि डीएपी की जगह जो एनपीके बेचा जाता है किसानों को एज अ सब्स्टिट्यूट, जो 1720 रुपए का है, क्या आप उसमें कोई सब्सिडी ज़्यादा कम करेंगे? क्योंकि अब चाइना ने जब एक्सपोर्ट बंद कर दिया है, अपने पॉलिसी बदल दिया है, जिस करके डीएपी की शॉर्टेज हो रही है, तो किसान डीएपी ना मिलने करके उसके ऊपर शोषण ना किया जाए, ब्लैक में उसको ना खरीदना पड़े, इसके बारे में आप क्या करें? क्योंकि आपके रिप्लाई ने बोला है कि ब्लैक मार्केटिंग में पंजाब में 2323 रेड्स हुए, लेकिन एफआईआर एक भी नहीं फाइल हुआ, जब मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक सेलर जबरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग करके किसानों से पैसा वसूली कर रहा था जब डीएपी की जरूरत थी। Sir, this question pertains to Uttar Pradesh, Lakhimpur Kheri. This question does not pertain to Punjab. If a separate question is we will certainly answer it. ग्रेड 5 श्री जुगल किशोर, माननीय मंत्री जी तो जवाब पटल पर रख दिया गया। श्री चंदन चौहान, माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, आप सदन को चलने दें। ये आपका नारेबाजी करना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है और नियोजित तरीके से आप सदन रोज स्थगित कराते हैं। देश की जनता इसको देख रही है। मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं, महत्वपूर्ण प्रश्नकाल है, अपने अपनी सीट पर जाके विराजे और ये नियोजित सदन बाधित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। देश देख रहा है इस बात को लेकर। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा से अभी आप देख रहे थे सीधा प्रसारण, जहां पर विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चल रहा था। हालांकि लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित करना पड़ा। चेयर की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि प्रश्नकाल अहम समय है और इसे सुचारू रूप से चलने दिया जाए। इससे पहले आपको बताएं कि उर्वरकों की आपूर्ति से जुड़े हुए सवाल संसद में लोकसभा में सदस्य पूछ रहे थे, जिसके जवाब में संबंधित मंत्री रसायन व उर्वरक मंत्रालय के मंत्री जेपी नड्डा जवाब दे रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब भूख सताए MDH याद आए, सेहत और न्यूट्रिशन मिले, बॉडी क्या स्ट्रॉन्ग बने, थोड़ा खा के पेट भरे, डाइजेशन को ना दे धोखा। MDH सोयाबीन का चोखा, MDH सोयाबीन बढ़िया नगेट्स, सोया चूरा और सोया चाप। MDH सोयाबीन असली प्रोटीन। MDH। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक मिनट क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तूने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी वजह। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड के हर्षिल धराली में आई प्राकृतिक आपदा के बाद भटवाड़ी ब्लॉक के
क्या गांव के 56 परिवारों के मकानों में दरारें आ गई हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे धंसने से गांव में जमीन खिसक रही है, जिससे घरों की दीवारों और नींव में गहरी दरारें पड़ गई हैं। इस बीच राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर निरंतर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस समेत सभी एजेंसियां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई है। आपदा में प्रभावित लोगों से हमारे संवाददाता दिग्विजय सिंह बिष्ट ने बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। रैली में आई आपदा के बाद आज तीसरा दिन है, हम लोग क्षेत्र में, हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए जानना चाहते हैं कि किस तरह का माहौल है और अभी तक जो राजमार्ग है वो पूरे बन नहीं पाए हैं और गंगनानी पास पुल तैयार हो रहा है, तो इसे लेकर क्षेत्र में जैसे आप लोग गए हैं वहाँ उस तरफ का माहौल आपने देखा, किस तरह? ये धराली में जो आपदा आई है, और धराली हमारा ऐसा पॉइंट है कि गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है। पूरे देश विदेश के लोग वहां पर आते हैं, रुकते हैं, और अर्थव्यवस्था की भी वहां पर जो है उन लोगों ने जो होटल बनाए थे, बहुत अच्छे अच्छे होटल थे, जो मुझे लगता है कि बहुत पूरा बाढ़ में समा गए। लेकिन वहां पर जो स्थानीय जो युवा थे, वो युवा भी जो है हमारे कुछ जो है मिस है वहां पर। और मैं समझता हूं कि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार रात दिन जो है लगी हुई है। अभी जो है सड़क मार्ग है, वो अभी जहाँ पर जो है डेली ब्रिज बनना है गंगनानी के पास, वहां तक जो है सड़क मार्ग यातायात खुल गया है, लेकिन आगे जो है पैदल के भी रास्ता नहीं है। लेकिन हवाई मार्ग के द्वारा जो है, जो वहां पर घायल लोग थे उनको हॉस्पिटलों में पहुंचा गया, उनको राहत दिलाई जा रही। बाहर से जो हमारे जो है राहत की जो टीमें हैं, वो टीमें आ गई है। सीएम साहब ने हमारे यहाँ जो 3 अधिकारी जो है आईएएस अधिकारी जो पहले के हमारे जिलाधिकारी यहाँ पर है, उनको अच्छा अनुभव है, वो पूरा यहाँ पर काम कर रहे हैं। आपदा जो है उत्तराखंड में है, मुझे लगता है कि आपदा पहले भी आई है। 2013 में जो आपदा थी, उससे भी भयानक आपदा जो इस क्षेत्र में आई है। और जो हमारा जो गंगोत्री का मुख्य पड़ाव है धराली, वहाँ पर काफी स्थानीय लोग जो जुड़े हुए थे, सारे होटल से लेकर हमारे जो लोग वहाँ से जुड़े हुए थे, और हमारे पूरे इस भटवाड़ी क्षेत्र के जितने लोग वहाँ पर होटल्स व्यवसाय के लोग हैं, उनका अभी तक पता नहीं चल पाया। 130 लोग के लगभग बता रहे हैं, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से जानकारियां नहीं हो पाई, क्योंकि सारी रोडें जो भटवाड़ी से लेकर गंगोत्री तक तमाम रोडें और जितने भी हमारे ब्रिज हैं सभी ध्वस्त हो रखे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ स्थानीय विधायक लोग और तमाम जितने भी यहाँ ब्लॉक प्रमुख लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से 2-3 दिन में हमारी रोडें सुचारू हो जाएंगी। जैसे बैली ब्रिज बनकर तैयार होता है तो वह कहीं न कहीं आपदा ग्रस्त तक पहुंचने में कोई देरी नहीं होगी। उत्तरकाशी से दूरदर्शन समाचार, दिग्विजय बिष्ट। निर्वाचन आयोग बिहार की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कर रहा है। चुनाव आयोग ने आज फिर बताया कि बिहार की मसौदा मतदाता सूची के संबंध में अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने एक भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। दावा या आपत्ति की अवधि के शुरू हुए 1 सप्ताह से अधिक का समय बीत चुका है। वहीं साधारण मतदाताओं ने 6,257 दावे या आपत्तियां दर्ज कराई हैं, जिनमें योग्य मतदाताओं का नाम जोड़ने और अयोग्य नाम हटाने की मांग की गई है। वहीं बिहार के सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने भी अपने बीएलए की संख्या 1,60,813 कर दी है। इसके अलावा 36,060 नए मतदाताओं ने फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किए हैं। आयोग ने दोहराया कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची में किसी भी पात्र मतदाता को ना छोड़ा जाए और ना ही किसी अपात्र मतदाता को शामिल किया जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आज एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले यह सुनवाई गुरुवार को होने वाली थी, लेकिन साक्ष्य दर्ज न होने के कारण आज के लिए टाल दी गई थी। याचिकाकर्ता के वकील संतोष पांडे ने बताया कि गुरुवार को वकीलों के प्रस्ताव के कारण साक्ष्य नहीं दर्ज हो सके थे, इस वजह से आज की तारीख तय की गई है।
जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ये याचिका जम्मू कश्मीर के एक शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था और जल्द से जल्द राज्य का दर्जा बहाल करने का आदेश दिया था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज ठहराया। 11 दिसंबर साल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा। इसके साथ ही आदेश दिया कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र को 2 महीने के भीतर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। भारत वर्तमान में दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में मिलेट्स के वैश्विक उत्पादन का करीब 38% उत्पादन होता है। कम से कम लागत में मोटे अनाज की खेती और जलवायु परिवर्तनों को झेलने की क्षमता ने इसे किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, अनुसंधान संगठनों, किसान संगठनों और निजी क्षेत्र के सामूहिक प्रयासों से श्री अन्न को खेतों, बाजारों और आहार में उसका उचित स्थान दिलाने में मदद मिल रही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मिलेट्स उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक जुलाई 2025 तक भारत ने 2024-25 में करीब 180 लाख टन मोटे अनाज का उत्पादन हासिल कर लिया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.4 लाख टन ज्यादा है। उत्पादन में राजस्थान सबसे आगे रहा, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्थान रहा। श्री अन्न के निर्यात की बात की जाए तो भारत ने 2024-25 में $37 मिलियन मूल्य के करीब 89,165 टन मिलेट्स का निर्यात किया। मिलेट उत्पादों में बाजरे का सबसे ज्यादा 60.3% उत्पादन हुआ है। दैनिक आहार में मिलेट को बढ़ावा देने के लिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयास किए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में किसान उत्पादक संगठन के माध्यम से फॉक्सटेल, लिटिल, बार्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, बाजरा जैसी छोटी मिलेट्स किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी और रागी की उत्पादकता में सुधार के लिए ICAR, IIMR के साथ समझौता ज्ञापन पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने भावांतर भुगतान योजना यानी कि BBY के माध्यम से श्री अन्न की फसल को मूल्य संरक्षण दिया है। इसका मतलब है कि यदि निजी खरीदार कम कीमत की पेशकश करते हैं तो सरकार किसान को 600 रुपए प्रति क्विंटल तक का मुआवजा देती है। अब बात ओडिशा की करते हैं। ओडिशा के आदिवासी क्षेत्रों में मिलेट, विशेष रूप से रागी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली के हाट में एक मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित किया गया है। दिल्ली हाट में, जहां सरकारी कार्यालयों को भी अपनी बैठकों, कार्यक्रमों और कैंटीन में श्री अन्न आधारित नाश्ते और भोजन शामिल करने की सलाह दी गई है। समृद्ध पोषण संबंधी गुणों और जलवायु अनुकूल गुणों के कारण मिलेट्स को भारत के खाद्य संस्कृति और अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाने से भारत सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में रक्षाबंधन के मौके पर एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हम बनेंगे हुनरमंद थीम से शुरू पहल बच्चों में हुनर प्रोत्साहित करने के साथ साथ उन्हें देश सेवा से भी जोड़ रही है। दरअसल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राएं इको फ्रेंडली राखियां तैयार कर रही हैं, जिसमें कन्नौज की पारंपरिक पहचान माने जाने वाले घरेलू इत्र की खुशबू भी होगी। इन इको फ्रेंडली राखियों को सीमा पर तैनात वीर जवानों को भेजा जाएगा। इसके लिए एक खास रक्षाबंधन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। हमारे बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आओ बने हुनरमंद जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, एक बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम है, जिससे कि जो इस कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो ड्रॉप आउट बालिकाएं आती है, जो शिक्षा की धारा से छूट चुकी होती हैं, लेकिन वो यहाँ आकर के शिक्षा की धारा से जोड़ने का जो उद्देश्य है, उसके साथ साथ इनमें एक कोई ना कोई ऐसा हुनर, हर किसी में एक हुनर होता है, तो इसको निखारने का जो कार्य किया जा रहा है कि जिसका जो भी हुनर हो वो निखर के आए और भविष्य में जब वो आगे चल के बढ़े तो उसको अगर उन्हें आवश्यक
आवश्यकता पड़े तो रोजगार के रूप में या व्यापार के रूप में उस हुनर को अपने निखार के अपने जीवन को संवार सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। ये जो बहनें हैं स्वयं से जो बना करके अपने भाइयों के लिए, अपने देश के भाइयों के लिए भेजती हैं, तो उसका जो स्नेह और प्रेम होता है, उसका बंधन एक अलग ही मजबूत बंधन होता है, उसके अंदर भरा होता है। इसलिए वो यहाँ से शुरुआत की है। अपने भाइयों के लिए राखी बना रहे हैं, जो वो भाई हैं जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए उनकी वो लोग अपनी छुट्टियों पर जा नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये हमारे द्वारा राखी बनाई गई है, इन्हें सरकार के द्वारा उन तक पहुंचाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दे रही है, जिससे वो हर्षोल्लास से त्योहार मना सकें। ये सुविधा आज सुबह 6 बजे से शुरू हो चुकी है, जो 10 अगस्त रात 12 बजे तक जारी रहेगी। पूर्व के वर्षों में ये सुविधा सिर्फ 2 दिन मिलती थी, जबकि इस बार ये तोहफा 3 दिनों के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर परिवहन विभाग ने इस सुविधा को प्रदेश के सभी जिलों में सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सशक्तिकरण यात्रा को मजबूती देते हुए बीते 8 वर्षों में 1,23 लाख से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा दी गई है। राज्य में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि माताओं और बहनों के लिए ये फैसला इस उद्देश्य से लिया गया है, जिससे वो बिना किराए की चिंता किए राखी बांधने अपने भाई के पास जा सकें। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ एक व्यक्ति भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि कोई भी हमारी भाई माता बहन आवागमन के कारण जो है राखी बांधने से अपने भाई की वंचित न रह जाएं, इसलिए इस बार उन्होंने 3 दिन की ये जो है निःशुल्क सेवा की अनुमति प्रदान किया है। हम लोग इसके लिए अतिरिक्त बसें भी लगा रहे हैं और कल हजारों नई बसें रक्षाबंधन के त्यौहार पर कि हमारी बहनें जो है नई बसें में यात्रा करें, उसका भी हम लोग शुभारंभ करेंगे। निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और नगरीय बस सेवा में सभी महिलाओं को मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से जहां अनेक महिलाएं उत्साहित हैं, तो वहीं कई प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दे रही हैं। इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी के लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि पहले जिसके पास पैसा नहीं होता था, भैया अपने गरीब भी है अमीर भी है, नहीं जा पाते थे, लेकिन इस टाइम सभी लोग अपने भाइयों के राखी बांधने के लिए चले जाते हैं। योगी सरकार ने हमारे लिए सुविधा दी है कि 3 दिन के लिए बस की जो टिकट है वो हमें फिर फ्री में मिलेगी, तो इससे हमें काफ़ी लाभ है। अपने कार्यकाल में उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो अभी हमारी बस सेवा रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में शुरू हुई है। मैं उन महिलाओं से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो इस चीज़ का पूर्णतः रूप से उसका लाभ उठाए। समस्त महिलाओं की तरफ से जो योगी जी और जो सरकार है हमारी मोदी जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो गरीब महिलाएं हैं उनको और जो सभी महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो आने जाने की सुविधा किया हुआ है रक्षाबंधन के पर्व पर। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व पूरे देश और प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन इस वर्ष कल मनाया जाएगा। मान्यता है कि भाई की कलाई पर बंधी राखी उसकी रक्षा करती है और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का प्रण लेता है। सावन के झूले, हाथों में मेहंदी लगाती बहनें, ये दृश्य है भोपाल के स्वदेशी राखी मेले का। इस मेले में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्व सहायता समूहों की दीदियां द्वारा लगभग 40 स्टॉल लगाए गए। मेले की साज सज्जा में खास तौर पर ग्रामीण परिवेश का एहसास कराने के लिए सावन की थीम पर पर्यावरण हितैषी वस्तुओं का उपयोग किया गया है। भोपाल हाट में लगे इस मेले में एक ही स्थान पर रक्षाबंधन के त्योहार की पूरी शॉपिंग जैसे राखियाँ, कपड़े, मिठाइयाँ, श्रृंगार के सामान, गिफ्ट आइटम्स आदि का विकल्प बहनों के सामने था। स्व सहायता समूह की दीदियों ने एक से बढ़कर एक सामान इस मेले में बेचकर खूब कमाई की है। हमारे स्व सहायता समूह की दीदियां जो खुद से तैयार करती हैं, इसमें 2 प्रकार की राखियां हम लोग लेकर आए हैं। एक रॉ मटेरियल से तैयार और एक गोबर से बनी हुई राखियां हमारे पास उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री के बोलने के बाद हमारी राखियां भी अच्छी बिक रही है और हमें और भी राखियों की मांग हो रही है कि हमें ये हाथों से बनी ही राखियां चाहिए। इस बार मिठाई में सर ज्वार की लड्डू बनाए हैं हम, रागी की लड्डू है जो खजूर से बना हुआ, मेवा, सारी फ्रूट डाले हैं उसमें, वो तैयार किए हैं।
और रक्षाबंधन की वजह से 20% उसमें डिस्काउंट करके दे रहे हैं। मार्केट में कोदो, बाजरा, रागी और सिंघाड़ा ये सब मिलना ही बंद हो गया है, तो वो इसका लड्डू बनाना ही नहीं प्रेफर करते। जब वो बना नहीं रहा है, लोगों को मार्केट में मिल नहीं रहा है, अब हम ये बनाना स्टार्ट किए, जो मोदी जी की पहल आई तो उससे हम लोग को प्रोत्साहन मिला। जैसे फेस्टिवल सीजन है तो फेस्टिवल सीजन में हमने अभी ये अनारसा लेकर आए हैं। मेले में पहुंचे लोग भी ये ठान कर आए थे कि वे इस बार की राखी स्वदेशी वाली मनाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने भी उन्हीं सामानों को लेने में दिलचस्पी दिखाई जिसको बनाने में भारत के लोगों का श्रम और पसीना लगा है। जितना अपना स्वदेशी को अपन ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं तो उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। स्वदेशी जो बुनकर हो, जो भी हो, तो उनको भी रोजी रोजगार मतलब मिलता है तो अच्छा लगता है। बाहर के सिटीजन्स उन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो हम एज इंडियंस एंड भारतीय हमें भी ये चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने आर्टिसंस को अप्रिशिएट करें। रागी और बाजरा बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है। अभी तक हमने इसको रोटी के फॉर्म में खाया है, लेकिन आज मीठे के रूप में, वो भी लड्डू के रूप में खाएंगे तो एक उसका अलग टेस्ट होगा। राखियों की दुकान है, हाथ से बनी हुई राखियां हैं पूरी, मतलब जो भी चाहिए वो एक ही जगह पे मिल रहा है। मेला न केवल स्व सहायता समूहों की मेहनत और हुनर का उत्सव है, बल्कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर और सामुदायिक एकजुटता का भी प्रतीक है। उत्पादों की विविधता ने मेले में चार चांद लगा दिए हैं। इस तरह के मेले न केवल लोगों को खरीदारी का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि लोगों को समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं के आत्मनिर्भरता और उद्यमिता के प्रेरक सफर को देखने का अवसर भी प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्वदेशी अपनाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अब से हम वही सामान खरीदें जिसको बनाने में भारतीयों का पसीना लगा हो। ऐसे में राखी का त्योहार हो और खरीदारी करनी हो तो भारत के लोग प्रधानमंत्री की इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और स्वदेशी सामानों को खरीदना पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन गौरव निरुटकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जहां देश भर के बाजारों में रौनक छाई हुई है और भाई बहनों के इस त्योहार के लिए जमकर खरीदारी की जा रही है, वहीं अजमेर में एक अनोखी पहल ने लोगों का ध्यान खींचा है। अजमेर में एक दुकान पर नारियल के माध्यम से न केवल वैश्विक राजनीति और बाजार की स्थिति को दर्शाया गया है, बल्कि नेताओं की लोकप्रियता और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जा रही है। अजमेर में रक्षाबंधन के मौके पर मौजूदा राजनीति का भी असर देखा जा रहा है। रक्षाबंधन पर बिकने वाले नारियल पर इसका असर देखा जा रहा है। अवतार सिंह कई वर्षों से अपनी दुकान पर नारियल के माध्यम से समसामयिक घटनाओं और राष्ट्रीय राजनीति पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियां करते आ रहे हैं। वे हमेशा ये जानकारी देते थे कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा नेता बेहतर है, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी इस परंपरा को वैश्विक स्तर पर ले जाते हुए अंतर्राष्ट्रीय नेताओं पर अपनी राय रखी है और इसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ऊपर रखा है। मौजूदा परिस्थितियों के आधार पर नारियल की कीमतें 50, 40 और 35 रुपए तय की गई हैं। अवतार सिंह ने इन कीमतों के माध्यम से वैश्विक पटल पर नेताओं की स्थिति का आकलन किया है। 50 रुपए का नारियल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जो देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान और लोकप्रियता बना चुके हैं। उनके नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख बढ़ी है। दूसरे स्थान पर 40 रुपए का नारियल ऑपरेशन सिंदूर को दिया है। सबसे कम कीमत 35 रुपए का नारियल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तय की गई है। हंसी मजाक में 3 नाम लगा दिए अपन ने। एक तो सबसे जो छोटा है 35 रुपए का, वो डोनाल्ड ट्रंप है, और उससे बड़ा है जो सिंदूर है, उससे बड़ा मोदी का नाम है। तो तीनों नाम लगा रखे हैं और नारियल भी, साइज भी सब अपने अपने हिसाब से। खरीदार भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। खरीदारों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही शीर्ष पर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। वहीं दूसरे खरीदार ने ऑपरेशन सिंदूर को भी माताओं और बहनों के लिए महत्वपूर्ण बताया है और कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया एक करारा जवाब था। हर बार जब भी त्योहार आते हैं और सरदार जी के पास यहाँ पे बालाजी मंदिर के सामने आगरा बैठ के ये अलग अलग जो राजनीति है राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, उस हिसाब से लोगों के बीच में एक कोलाहल का विषय बनता है। तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपनी जो टैरिफ वॉर में डराना चाहते हैं, उससे भारत की जनता, देश की इकोनॉमी डरने वाली नहीं है
और निश्चित रूप से मोदी जी आज की तारीख में राष्ट्र के सबसे बड़े नेता और वो सबसे ऊंचे पायदान पे स्थापित है। अवतार सिंह का कहना है कि नारियल की कीमतें व्यंग्यात्मक तरीके से तय की गई हैं, जिसका उद्देश्य खरीदारों को बढ़ावा देना और लोगों को वर्तमान वैश्विक हालातों के बारे में मनोरंजक तरीके से जानकारी देना है। ये अनूठी पहल अब अजमेर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जो त्योहार के माहौल में राजनीति और बाजार के विश्लेषण का एक दिलचस्प तरीका पेश कर रही है। अजमेर से सुधांशु सहरावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मम्मी भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये हर नागरिक का फर्ज है कि उसका घर, मोहल्ला और शहर साफ और स्वच्छ हो। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में रहने वाले 87 वर्षीय रिटायर्ड DIG इंद्रजीत सिंह सिद्धू को भी एक दिन इसका इल्हाम हुआ और उन्होंने बीड़ा उठाया अपने शहर की सफाई का। 87 वर्ष की उम्र में जब अधिकांश लोग आराम और सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनते हैं, इंद्रजीत सिंह सिद्धू ने हाथ में झाड़ू और कूड़े का थैला लेकर सार्वजनिक सेवा का विकल्प चुना है। इंद्रजीत सिंह सिद्धू को अगर स्वच्छता अभियान का असली सिपाही कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। उन्होंने पिछले 3-4 सालों से अकेले ही सफाई का बीड़ा उठा रखा है। 87 वर्षीय सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ में अपने मोहल्ले के रोजाना सक्रिय रूप से सफाई करते हैं और स्थानीय निवासियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद वह शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कदम उठाने में विश्वास रखते हैं। इंद्रजीत सिंह का कहना है कि उन्हें साफ सफाई पसंद है, हर जगह सफाई बनी रहे ये उन्हें अच्छा लगता है। ये मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ। मैं USA गया था, जिस लड़के के पास मैं गया उसके साथ मैं कार में जा रहा था, मेरे हाथ में कागज था, मैं बाहर फेंकना चाहा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तभी मेरे में दिल में आया कि मैं गलत काम कर रहा था। यहाँ सफाई रहती है इसलिए कि इसे रोका जाता है। इंडिया में ऐसे क्यों नहीं हो सकता? तो इंडिया में जाएंगे हम, रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं रुकेंगे तो हम खुद ही कर लेंगे जितना हो सकेगा। इंद्रजीत सिंह सिद्धू के लिए सफाई एक मिशन बन चुकी है। उनका कहना है चंडीगढ़ हमेशा ही अपनी सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। इंद्रजीत सिंह सिद्धू चाहते हैं कि लोग
खुद से सफाई की जिम्मेदारी निभाएं और यह कोशिश करें कि चंडीगढ़ पूरे देश में पहले नंबर पर रहे। लोगों को रिक्वेस्ट है कि चौगिरदा साफ रखें। सारे कंपटीशन होता ऑल इंडिया में, अपने शहर को नंबर 1 बनाएं। इंद्रजीत सिंह सुबह 5 बजे उठते हैं और घर से निकलकर कूड़ा बीनने लगते हैं। वे सेक्टर 49 में अपनी सोसाइटी और आसपास सफाई करते रहते हैं। सड़कों या मैदान में जहां भी उन्हें कूड़ा दिखाई देता है वह उसे उठाते हैं और किसी बोरी में इकट्ठा कर और फिर रेहड़ी में डालकर ले जाते हैं। इंद्रजीत सिंह सिद्धू का कहना है कि जब तक शरीर साथ देता रहेगा ये काम वो करते रहेंगे। वास्तव में पूर्व डीआईजी इंद्रजीत सिंह सिद्धू सफाई से प्रेरणादायक संदेश दे रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी को इसके संदेश समझने चाहिए। चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रपति द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में भाग लेने के लिए नागालैंड के जुबेमो लोथा को विशेष निमंत्रण मिला है। जुबेमो लोथा को वोखा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में उनके योगदान के लिए चुना गया है। I've been invited to participate 15 August Delhi. I've been invited by the President of India to participate. I've been selected for BMAY, for Housing for All, and I've been selected from Wokha district alone. Thank you so much, Postal Department Wokha, for timely reaching me these invitations. I thank you all once again to the Postal Department. Thank you so much. अंतर्राष्ट्रीय खबरों में फ्रांस में भीषण आग का कहर जारी है। आग के कारण 16,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र प्रभावित हो चुका है। वहीं भीषण गर्मी और तेज हवाओं ने लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। आग से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई लोगों को आग से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चल रहा है कि दक्षिणी फ्रांस में फैली जंगल की आग कितनी भयावह है। वहीं निवासियों को अपने घरों में ही रहने और खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी गई है। देश में खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में प्रसार भारती के द्वारा समय समय पर विभिन्न खेलों के प्रसारण को नई दिशा दी जाती रही है और इसी कड़ी में अब एक और नया कदम देखने को मिला है। गुरुवार को प्रसार भारती और AX स्पोर्ट के बीच ग्लोबल लीग रेसलिंग के प्रसारण को लेकर रणनीतिक साझेदारी हुई। AX स्पोर्ट के चेयरमैन संजय विश्वनाथन ने इस साझेदारी को न केवल लीग के लिए बल्कि देश में कुश्ती के खेल के चौतरफा विकास में भी अहम माना है। हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने AX स्पोर्ट के चेयरमैन संजय विश्वनाथन से खास बातचीत की है। ग्लोबल लीग रेसलिंग का रोमांच अब देश के हर घर में एक नई क्रांति कुश्ती के क्षेत्र में लाएगा। किस तरह से देखते हैं इस साइनिंग को और इसका क्या कुछ एक व्यापक प्रभाव जो है वो आने वाले समय में इस खेल को और साथ ही साथ देश में ये खेल जो है वो किस तरह से एक नई करवट लेगा? ये इतना महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि 3 चीज़ होगा। एक बात है कि हम ये ग्लोबल लीग रेसलिंग को हम सिर्फ अर्बन शहरों में नहीं बनाएंगे, ये तो हम छोटे छोटे शहरों में और गांवों में लेके जाएंगे ताकि कि भारत के युवाओं को एक नया एक उत्साह उमंग होगा। क्या इसका कुछ स्वरूप रहेगा? तो ये फॉर्मेट होगा इंडिया टेकिंग ऑन द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, राइट? सो दैट व्हेन इंडियन रेसलर्स जो भारत के जो पहलवानों होंगे इसमें ये आएंगे छोटे छोटे शहरों से खलीजी के ट्रेनिंग के साथ फॉरेन रेसलर्स को लेके compete करेंगे ताकि वो अल्टीमेटली ग्लोबल टाइटल जीते हों। तो जाहिर तौर पर ये प्रसार भारती का जो है वो बढ़ता कदम है खेलों को लेकर के, क्योंकि खेलों को लेकर के जिस तरह से प्रसार भारती लगातार जो है वो आगे आता रहा है, उसी कड़ी में ये एक अहम कदम जो है वो माना जा सकता है। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ में गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और अब तक के समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात डिजिटल अरेस्ट की। बताएंगे आपको कैसे ट्रांसनेशनल साइबर क्राइम्स को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आपको कहाँ पर लेकर गए? वो मैंगो पार्क में लेके गए, हाँ। जहाँ पे कॉलिंग होती थी डिजिटल अरेस्ट। तो वहाँ पर बॉस लोग कौन थे? चाइनीज थे। आप कैसे बात करते थे उनसे? ट्रांसलेटर के द्वारा, जो पाकिस्तानी थे। साइबर क्रिमिनल्स हैं वो सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर रहे हैं। बेसिकली 3 भावनाएं हैं, डर, लालच और बेवकूफ़ी। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़ पर। आज की जंग सिर्फ जमीन